नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चीन के साथ जब से विवाद शुरू हुआ है तब से कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। इस पर कांग्रेस ने एक बार फिर से सरकार से सवाल पूछा है। कांग्रेस ने पूछा है कि शहादत पर पीएम झूठ क्यों बोल रहे हैं। राहुल ने कहा है कि पूरा देश सरकार और सेना के साथ खड़ा है, इसलिए सरकार को डरने की जरूरत नहीं है। देश को एक एक इंच जमीन नहीं जाने देना चाहिए। चीन ने 3 जगहों पर हमारी जमीन पर कब्जा किया है, जिस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम को जनता को जवाब देना होगा। उन्होंने पूछा कि जिनपिंग को झूला झुलाने से क्या फायदा हुआ। और बहनों, नमस्कार। हिंदुस्तान के वीर शहीदों को मेरा नमन। पूरा देश मिलकर एक साथ एक होकर सेना के साथ और सरकार के साथ खड़ा है। मगर एक बहुत जरूरी सवाल उठा है। कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन किसी ने नहीं ली, कोई हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। मगर सुनने को मिल रहा है, लोग कह रहे हैं, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स में दिखाई दे रहा है, लद्दाख की जनता कह रही है, आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी जमीन छीनी है। एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह चाइना ने हमारी जमीन छीनी है। प्रधानमंत्री जी, आपको सच बोलना ही पड़ेगा, देश को बताना पड़ेगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप कहेंगे कि जमीन नहीं गई और सचमुच में जमीन गई है तो चाइना का फायदा होगा। हमें मिलकर इनसे लड़ना है और इनको उठा के वापस फेंकना है, निकालना है। तो आपको सच बोलना पड़ेगा। बिना घबराए, बिना डरे आप बोलिए कि हां, चाइना ने जमीन ली है और हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। और आखिरी सवाल, हमारे जो वीर शहीद हैं उनको बिना हथियार किसने भेजा और क्यों भेजा? धन्यवाद। जय हिंद। कि हम इस शहादत का पूरी तरह से आदर करें। प्रधानमंत्री जी के बयानों से को सुनकर कई गंभीर सवाल उठे हैं और इन सवालों को उठाना हमारा फर्ज बनता है। सिर्फ मेरा नहीं लेकिन आपका भी, क्योंकि इस देश को जानना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री जी चीन के नेताओं के साथ दोस्ती बरत रहे थे तो कैसे समझौते हुए, कौन सी बातचीत हुई जिसने आज चीन को यह हिम्मत दे दी कि वे हमारी जमीन पे कब्जा कर पाए। इस देश की जनता को जानना जरूरी है। वे जानना चाहते हैं कि हमारे सैनिकों को आपने निहत्थे चीन की सेना का सामना करने के लिए क्यों भेजा। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गांधी परिवार को हताश करार दिया। उन्होंने कहा कि पूरा देश पीएम मोदी के साथ खड़ा है। के लोग हैं, कांग्रेस के अंदर ही अराजकता पैदा है इन तीनों लोगों को लेकर के। कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। और जो सच है, देश के सामने चुनौती है। तो राहुल गांधी जी रोजाना जो कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करके आए हैं कांग्रेस की सरकार के समय में, उससे चंदा लेने का काम किए हैं। वह चीन के खिलाफ भारत की लड़ाई में सेना का मनोबल गिराने वाली भाषा प्रयोग करते हैं। जब पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक होती है, तो उस पर सवाल खड़े करने का काम करते हैं। जब धारा 370 हटती है या श्री राम जन्मभूमि का फैसला आता है, उस पर ये टिप्पणी करते हैं। तो मैं यह मानता हूं कि सत्ता के बिना कांग्रेस का नेतृत्व अर्ध विक्षिप्त अवस्था में है। इसके कारण से यह उलूल जुलूल के बयान देते हैं। और संवाददाता रंजीता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। रंजीता, कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल उठाया जाता है, फिर सरकार और बीजेपी की तरफ से जवाब आता है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी फिर एक सवाल खड़े करती है। सिलसिला चलता ही जा रहा है। जी देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से भारत चीन विवाद को लेकर लगातार जो कांग्रेस पार्टी है वो आक्रामक है सरकार पर, और इसी कड़ी में कांग्रेस ने आज सोशल मीडिया पर अपना एक कैंपेन चलाया था, स्पीक अप फॉर जवान, और उसके तहत ही सभी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, वो ट्वीट कर अपनी बात जो है वो जनता के सामने रख रहे हैं। इसी कड़ी में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन तमाम नेताओं का ट्वीट आया है और उन्होंने साफ तौर पर अपनी इस वीडियो जो उन्होंने रिलीज किया है, उस वीडियो में वो लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं कि क्या चीन जो चीनी सैनिक हैं वो भारत के अंदर अगर प्रवेश किए हैं
तो वो आम जनता को सच्चाई बताए। वहीं सबसे बड़ा सवाल ये भी कि क्या जो सैनिक जो शहीद हुए हैं उन सैनिकों को बिना शस्त्र के वहां भेजने की अनुमति किसने दी थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से राजनीतिक तौर पर की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर कानपुर बालिका गृह मामले में यूपी बाल संरक्षण आयोग द्वारा नोटिस जारी कर जवाब मांगे जाने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि जनता के एक सेवक के रूप में मेरा कर्तव्य यूपी की जनता के प्रति है और वो कर्तव्य सच्चाई को उनके सामने रखने का है, किसी सरकारी प्रोपेगेंडा को आगे रखना नहीं है। यूपी सरकार अपने अन्य विभागों द्वारा मुझे फिजूल की धमकियां देकर अपना समय व्यर्थ ना करे। जो भी कार्रवाई करना चाहते हैं बेशक करें, मैं सच्चाई सामने रखती रहूंगी। मैं इंदिरा गांधी की पोती हूं, कुछ विपक्ष के नेताओं की तरह बीजेपी की अघोषित प्रवक्ता नहीं है। दरअसल यूपी बाल संरक्षण आयोग ने प्रियंका गांधी को नोटिस जारी कर 3 दिन में खबर का खंडन करने के लिए कहा है। आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर में आप कल जो कुछ कहा गया था उसको देख सकते हैं, जिसमें दिखाई दे रहा है कि बाल संरक्षण आयोग ने प्रियंका गांधी को नोटिस भेजा है, जिसकी कॉपी न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। जबकि दूसरी तस्वीर प्रियंका गांधी की फेसबुक पोस्ट की है, जिस पर लिखे आंकड़ों को लेकर यूपी बाल संरक्षण आयोग ने नोटिस जारी किया है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन फीस लेने का दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इसको लेकर एक बयान भी जारी किया गया है ताकि निजी स्कूलों को छूट दी जा सके कि वो अभिभावकों से पूरी फीस वसूल पाएं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कहा है कि अगर अब भी फीस नहीं वसूली गई तो शिक्षकों और कर्मचारियों को सैलरी देना मुश्किल हो जाएगा। खबर है कि निजी स्कूलों में करीब 8 से 10 लाख शिक्षक कर्मचारी हैं। उनकी सैलरी देने के लिए फीस लेना जरूरी है, जिसकी छूट मिलनी चाहिए। उनका आरोप है कि अनलॉक होने के बाद भी अभिभावक फीस नहीं दे रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि स्कूल प्रशासन जिन सुविधाओं को नहीं दे रहे हैं उसकी फीस लेने का दबाव अभिभावकों पर क्यों बना रहे हैं। इससे अभिभावकों पर और ज्यादा बर्डन पड़ेगा, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। सरकार के द्वारा एक स्पष्ट आदेश जारी किया जाए जिसको अभिभावकों तक आप लोग पहुँचाएँ। और क्योंकि कहीं पर भी जो पहले के शासनादेश हुए हैं उसमें कहीं पर भी 3 महीने की फीस माफ़ी का कोई आदेश नहीं है। भ्रम की स्थिति कई बार उत्पन्न हो चुकी है और वो फीस जमा न करने की वजह से बहुत दिक्कतों का सामना स्कूलों को करना पड़ रहा है। तो मांग हमारी सीधी सी सरकार से ये है कि एक स्पष्ट आदेश जारी करें जिससे ये भ्रम की स्थिति खत्म हो और हम लोग अपनी तरफ से उन पेरेंट्स की ज़रूर मदद करेंगे जिनका लॉकडाउन के दौरान कहीं कोई बिजनेस अफेक्टेड हुआ है या परेशानी का सामना करना पड़ा है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के नतीजे कल दोपहर 12 बजे घोषित कर दिए जाएंगे। सूबे के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ से रिजल्ट घोषित करेंगे, जिसके बाद नतीजों को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। यूपी बोर्ड पहली बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल 50 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को डिजिटल हस्ताक्षर वाली मार्कशीट देने जा रहा है। इस बार हाई स्कूल में 30,22,607 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, तो वहीं इंटर में 25,84,511 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड थे। सूबे के कल 55 लाख से अधिक परीक्षार्थियों के भविष्य का फैसला होगा। उत्तर प्रदेश के 10वीं व 12वीं के परीक्षा परिणाम इस बार इतिहास से इतर प्रयागराज की बजाय राजधानी लखनऊ के लोक भवन से उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा द्वारा 12 बजे घोषित किए जाएंगे। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि हमेशा की तरह इस बार भी बेटियों का डंका बजता है या इस बार बेटे अपना परचम लहराने में कामयाब हो पाते हैं। देखने वाला विषय ये भी होगा जिले से टॉपर से लेकर के सूबे के टॉपरों के लिए सरकार क्या खास करती है। कैमरा पर्सन रवि के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 लखनऊ। और चलिए आपको बताते हैं कि 10वीं और 12वीं के छात्र कहां और कैसे अपना रिजल्ट देख सकते हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता सर्वेश दुबे स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि आप अपना रिजल्ट कैसे देख सकते हैं। तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और किस तरह से ये रिजल्ट घोषित होगा, कहां पर इसको स्टूडेंट देख सकते हैं, इसके बारे में न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को बता रहा है, उन तमाम छात्र छात्राओं को बता रहा है। इस रिजल्ट को जो देख सकते हैं वो वेबसाइट्स हम दर्शकों को बता रहे हैं, upresults.nic.in।
इस वेबसाइट पर स्टूडेंट्स रिजल्ट देख सकते हैं। 1:30 बजे से ये रिजल्ट उन्हें वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। इसके साथ ही साथ यूपी बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है upmsc.edu.in, इस पर भी स्टूडेंट्स रिजल्ट देख सकते हैं। और किस तरह से इस पर रिजल्ट दिखेगा ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वेबसाइट है upresults.nic.in। इस पर इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के रिजल्ट अलग अलग दिखेंगे। हम दर्शकों को क्लिक करते हुए दिखाएंगे कि ये इसका होम पेज है। होम पेज पर जाने के बाद यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2009 रिजल्ट जिस तरह से लिखा है, इस तरह से 2020 का रिजल्ट दिखाई देगा। और वहाँ पर जब स्टूडेंट्स जाएंगे तो 2020 में जब वो इंटर करेंगे अपना रोल नंबर, स्कूल का कोड जो उनके एडमिट कार्ड पर दिया है, उसके बाद जब सबमिट का बटन क्लिक करेंगे उसके बाद उन्हें अपना रिजल्ट दिख जाएगा और आसानी से वो देख सकते हैं। इसी तरह से जो हाई स्कूल का रिजल्ट है उसको भी यहाँ पर स्टूडेंट्स जब अपना रोल नंबर फिल करेंगे उसके बाद उन्हें यहाँ पर रिजल्ट दिखाई देगा। तो इस तरह की तैयारी यूपी बोर्ड ने की है। 2 वेबसाइटों पर यह दिखेगा। इसके साथ ही साथ हम दर्शकों को बता दें कि आपका जो लोकप्रिय न्यूज चैनल है न्यूज़ 18, उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है news18up.com, इस पर भी ये रिजल्ट अपलोड किया जाएगा और स्टूडेंट यहां पर भी ये रिजल्ट देख सकते हैं। तो न्यूज़ 18 पल पल की खबर आपको दे रहा है और रिजल्ट में भी सबसे आगे न्यूज़ 18 आपको अपडेट करेगा। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और एक बड़ी खबर अंबेडकर नगर से है, जहां पर बदमाशों ने पूर्व प्रधान की हत्या कर दी है। दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। ग्रामीणों ने बदमाशों को घेर कर पकड़ भी लिया। ग्रामीणों ने 2 बदमाशों की पीट कर हत्या कर दी है। एक बदमाश की हालत गंभीर बनी हुई है। इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के उतरेथू बाजार की घटना है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अंबेडकर नगर की, जहां पर बदमाशों ने पहले पूर्व प्रधान की हत्या की और उसके बाद जब वो भागने की कोशिश कर रहे थे तब ग्रामीणों ने तीनों बदमाशों को पकड़ लिया और बुरी तरह से उनकी पिटाई कर दी, जिससे 2 बदमाशों की मौत हो गई है। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। लखनऊ में विधानसभा के सामने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ। तेल के बढ़े दामों को लेकर एसपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चल रहा था। विधानसभा के सामने पुलिस ने जब एसपी कार्यकर्ताओं को रोका तब पुलिस से इनकी धक्का मुक्की हो गई। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को इस दौरान हिरासत में लिया। एसपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर एसपी नेता अनुराग भदौरिया ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ब्रिटानी हुकूमत की तरह बर्ताव कर रही है। इसके अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से समाजवादियों पे लाठियां बरसाई है, ऐसा लग रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर में अंग्रेजों की सरकार चल रही है। अंग्रेज ऐसा बिहेव किया करते थे। जिस तरह की महंगाई बढ़ी है देश के अंदर में, जिस तरह की पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ी है, इस कीमत के खिलाफ जनता की आवाज बनकर समाजवादी लोग रोड पे प्रदर्शन कर रहे थे, लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, और आपने लाठियां बरसा दी। लोकतंत्र में तो ये स्तंभ है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ होता है कि सरकार को चिताना कि सरकार गलत कर रही है, सरकार की आलोचना करना, सरकार की समीक्षा करना, ये लोकतांत्रिक अधिकार है, और आप लाठियां बरसाओगे। और बात करते एक और बड़ी खबर की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिक्की के साथ चर्चा में उद्योगपतियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस बैठक में सतीश महाना और सिद्धार्थनाथ सिंह भी शामिल हुए। सीएम ने इस मौके पर कोरोना काल में उद्योग जगत के कामकाज की तारीफ की और यूपी के विकास में योगदान देने पर चर्चा भी की। सीएम ने उद्योग जगत के लोगों को यूपी सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी दी और यूपी में हो रहे विकास कार्यों का ब्यौरा भी दिया। लोगों को रोजगार देने की बात भी की। सरकार यूपी को 4 लेन से जोड़ने का काम कर रही है, जिस पर तेजी से काम हो रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में खासतौर पर उत्तर प्रदेश में श्रमिकों को, कामगारों को, भले उद्योग बंद रहे होंगे लेकिन उन्हें वेतन देने, उनके लिए वहां पर भोजन आदि की व्यवस्था करने में अपना योगदान दिया और उत्तर प्रदेश के उद्योगों ने लगभग 1800 करोड़ रुपए लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों और कामगारों को वितरित किए। कि हमारे उद्यमियों ने उत्तर प्रदेश के अंदर ही पीपीई किट का निर्माण करना प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश में ही सैनिटाइजर पर्याप्त मात्रा में हमारे चीनी उद्योग ने और डिस्टिलरीज थी, इन्होंने सैनिटाइजर न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि देश के 28 राज्यों के और दुनिया के भी कुछ देशों के लिए यहां से एक्सपोर्ट करने में योगदान दिया। प्रदेश के अंदर इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के लिए 54 ऐसे मार्ग थे जो उत्तर प्रदेश को नेपाल के साथ
और 7 अन्य राज्यों के साथ जोड़ते थे। इन्हें सभी को हमने 4 लेन के साथ जोड़ने की कार्रवाई प्रारंभ की और इसमें हम लोग लगभग 90% कार्य अब तक पूरा कर चुके हैं। प्रदेश के अंदर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, मेरा अनुमान है कि हम इस वर्ष के अंत तक या अगले वर्ष के पहले तिमाही तक इस कार्य को पूरा कर लेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पूरे बुंदेलखंड को जोड़ने के लिए एक बहुत अच्छा एक्सप्रेसवे का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ जोड़ने के लिए मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के कार्य को सरकार आगे बढ़ा रही है। इसका सर्वे पूरा हो चुका है, डीपीआर की कार्रवाई अंतिम चरणों में है। जब भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई हमारी आगे बढ़ रही है और मेरा अनुमान है कि इस वर्ष के अंत में हम इस कार्य को भी प्रारंभ करेंगे। यूपी में आज रोजगार का महाकुंभ लगा, जिसमें 1.25 करोड़ लोगों को विभिन्न परियोजनाओं के तहत रोजगार दिया गया। पीएम मोदी ने दिल्ली से रिमोट का बटन दबाकर आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान की ऑनलाइन शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने 6 जिलों के लाभार्थियों से संवाद भी किया। दस बड़ी बातें क्या कुछ पीएम की तरफ से कही गई, वो भी आप देख लीजिए। गमछा और मास्क ही कोरोना की दवाई है, मुंह को ढक कर रखना ही एकमात्र बचाव है। साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि 2 गज की दूरी ही कोरोना से बचाव का मंत्र है, जिसे हमें आगे भी अपनाना होगा। कोरोना से कब मुक्ति मिलेगी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। श्रम की ताकत हम सब ने महसूस की है लॉकडाउन के दौरान, कोरोना काल के दौरान। सीएम योगी ने आपदा को अवसर में तब्दील किया। जो आह्वान पीएम मोदी ने पूरे देश से किया था, उस दिशा में सीएम योगी आगे बढ़ चले हैं। सीएम योगी और उनकी टीम जी जान से जुटी हुई है यूपी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। सीएम योगी से दूसरे राज्य भी प्रेरणा लेंगे। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि सीएम योगी ने आपदा को अवसर में तब्दील किया। पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर यूपी सरकार के काम की जमकर तारीफ भी की और यूपी से दूसरे राज्यों को प्रेरणा लेने की बात भी कही। अमेरिका की जनसंख्या करीब 33 करोड़ है, यूपी की जनसंख्या 24 करोड़ है, लेकिन अमेरिका में अब तक 1,25,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हमारे उत्तर प्रदेश में 600 लोगों की मृत्यु हुई है। अगर योगी जी ने और उत्तर प्रदेश के उनके सभी साथियों ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने सही से तैयारी नहीं की होती, अगर यूपी में भी अमेरिका की तरह ही तबाही मची होती, तो आज उत्तर प्रदेश में 600 नहीं 85,000 लोगों की जान जा सकती थी। अगर हम किसी और देश से तुलना करें तो उस हिसाब से देखें तो 85,000 लोग की जान जाती। लेकिन जो मेहनत यूपी की सरकार ने की है, हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से अब तक कम से कम 85,000 लोगों का जीवन बचाने में वो कामयाब हुई है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि करीब 35 लाख प्रवासी यूपी लौट कर आए हैं। सभी प्रवासियों को उनके जिलों में ही रोजगार दिया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक मंत्र जानवी और जहानवी का पूरे देश को दिया, और इसके बाद देश के अंदर कामगार और श्रमिकों के लिए जिन योजनाओं को आगे बढ़ाने का अपना मार्गदर्शन दिया था, उसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रदेश के कामगार और श्रमिकों के लिए इस योजना का शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कार्य कर रहा है।
इसके अंतर्गत 1,25,00,000 से अधिक कामगार और श्रमिकों को रोजगार, उद्योगों में समायोजन और स्वतः रोजगार के अंतर्गत कार्य दिया जा रहा है। गोरखपुर के एनआईसी भवन में पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुद्रा लोन के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया, उनके रोजगार का हाल जाना। पाली ब्लॉक के टिकरिया खोर गांव के रहने वाले नागेंद्र प्रसाद ने पीएम का आभार व्यक्त किया। वहीं एक और लाभार्थी अहमद अली ने भी रोजगार मिलने पर खुशी जताई। प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि कहाँ से आए हो, कैसे आए, अहमदाबाद से आए सर। तो उन्होंने पूछा कि अहमदाबाद से आए तो क्या करोगे। अब हमने बोला कि सर बड़ौदा बैंक से लोन लिया, अपना भैंस पालन करेंगे, उससे डेयरी चलाएंगे और धंधा पानी करेंगे अपना ही, उससे और भी उन्नत बढ़ाएं, आपका और उतनी मदद मिले तो। लाभ अच्छा मिल रहा है हमको। 7,000 तनख्वाह मिलती थी सर। प्रधानमंत्री से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने इतनी अच्छी योजना जो है लागू की है गरीबों के लिए और रोजगार वालों के लिए। जिस तरह का सर मान लीजिए किसी भी तरह का कोई बाहर का जो बाहर से आए हुए हैं सभी प्रवासी, उनको लोन देने का जो लाभ मिला है, वो लोन लेकर के वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। पहले सर मैं बाहर काम करता था, बेंगलोर में था, फिर लॉकडाउन के दौरान मैं घर पर आया तो बिजनेस वहाँ ठप पड़ गया। तो उसके बाद मुझे आगे का सोचना था, तो मैंने मुद्रा लोन योजना के तहत मैंने पैसे लिए बैंक से और उससे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया इलेक्ट्रॉनिक का। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।